इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती, मैं विनोद कुमार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब हम आते हैं किसान की बात कार्यक्रम लेकर, तो बिल्कुल हमारे सारे किसान मित्र जो हैं विनोद एकदम सजग रहते हैं कि आज कौन सा हम विषय ला रहे हैं, क्या चर्चा करने वाले हैं और कौन सी जानकारियां जो है उन तक पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल ट्यूनिंग कर लेते हैं और इंतजार करते हैं कि भाई विषय क्या रहेगा, विशेषज्ञ हैं वो कौन रहेंगे, किन किन बातों की चर्चा होंगी। फिर उसमें मौसम की हम बात करते हैं या फिर जो मंडी भाव है सब्जियों के, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसे हम शुरुआत कर देते हैं अपने प्रोग्राम की और श्रोताओं को हम बता दें कि अब जो आज का हमारा विषय है वो रहेगा कृषि एवं ग्रामीण विकास में गोबर गैस की उपयोगिता। ये और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर JPS डब्बास जी। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और जो हमारे श्रोता हैं उनको बता दें, अगर उनका कोई सवाल है जो वो जानना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे अपना नाम और क्या उनका सवाल है वो लिख सकते हैं और फोन कॉल के माध्यम से भी आप जान सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो नंबर है 9868868753 और आप चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं सीधे 01 दिल्ली का स्टेटी कोड, इसे मिलाइएगा इसके बाद 23421608। इस पर आप फोन कीजिए और सीधे जुड़िए। और कृषि और ग्रामीण विकास में गोबर गैस की क्या उपयोगिता है, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पशुधन का किस तरह से और बेहतर उपयोग कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। डॉक्टर साहब का तारुफ हम करा ही चुके हैं, परिचय आपसे करा ही चुके हैं। डॉक्टर डब्बास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास में गोबर गैस की उपयोगिता के बारे में, तो गोबर गैस के बारे में इसे क्या और कहा जाता है, किस और नाम से पुकारा जाता है और हमारे किसान मित्र इससे क्या फायदा ले सकते हैं, आप प्लीज बताएं। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम पर्यावरण से काफी दिक्कत हो रही है हमें और पर्यावरण में काफी बदलाव आ रहे हैं जी। इन बदलाव आने के कई सारे कारण हैं जी। और इन्हीं कारणों में एक कारण है वातावरण प्रदूषण। जी। तो वातावरण प्रदूषण को कम करने में बायोगैस की या गोबर गैस प्लांट की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरी खास बात है कि हमारा जो किसान है उसकी उत्पादन लागत बढ़ रही है, हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, जिससे कि किसान को काफी दिक्कत हो रही है और आगे हमारा जो खाद्य सुरक्षा है उसमें दिक्कत आती है। तो इससे जो प्राप्त खाद होता है वो बहुत ही उत्तम किस्म का खाद है। उसके प्रयोग से एक तो उत्पादन लागत कम होगी, दूसरा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और किसान की लागत कम होगी, शक्ति बढ़ेगी और जो उत्पाद है उसका मात्रा भी बढ़ेगी, साथ साथ में गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इनके आम के आम गुठलियों के दाम। जी बिल्कुल। जो सैलरी है बहुत अच्छा खाद है और सही मायने में देखा जाए तो आज हम काफी चर्चा करते हैं जैविक खेती की, आज हम काफी चर्चा करते हैं प्राकृतिक खेती की जी। तो अगर हम उस किस्म की खेती को बढ़ावा देना है तो उसका जो मुख्य आधार है वो बायोगैस ही बन सकता है। और एक और खास बात आती है कि आज हम काफी जानवरों को खुला छोड़ देते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं ये दूध नहीं मिलेगा तो हम इससे कुछ फायदा नहीं ले सकते, लेकिन उनसे प्राप्त जो गोबर और पेशाब है उनका वो भी एक किस्म से बहुत अच्छा खाद है। उसका उपयोग करें तो जितना उसका खाने में खर्चा है उससे कहीं ज्यादा लाभ हम उसके खाद से उठा सकते हैं। तो जो हमारा पशुधन है तो उसको भी लाभ मिलेगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें इसको और आगे बढ़ाएं और इस तकनीक का हमारे किसान भाइयों को पूरा का पूरा लाभ मिले। और एक इसमें लाभार्थी हैं हमारी कृषक महिलाएं, क्योंकि आज वो जब खाना बनाती हैं तो काफी मात्रा में उनको एक तो लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती है, उपले बनाने पड़ते हैं, उपलों को स्टोर करना पड़ता है, उसमें समय भी जाता है और साथ साथ में जब उनसे खाना बनाते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है वो मकान को भी गंदा करता है, उनका जो बनाने वाली है उसके सांस के जाता है, उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और साथ साथ में खाना बनाने में दिक्कत वाली बात भी हो जाती है। और कई बार जब आंधी या तूफान आते हैं तो खाना नहीं बन पाता जब तक कि वो रुक ना जाए। लेकिन इसकी जो गैस है उससे आप कभी भी खाना बना सकते हैं, उससे कोई धुआं नहीं निकलेगा, आपकी समय की बचत होगी, आपको सुविधा होगी और इसकी गैस के दूसरे प्रयोग भी हैं जो और कहीं नहीं हो सकते, तो उसका वो भी लाभ है। तो एक ऐसी तकनीक है जिसका पर्यावरण हितैषी है और साथ साथ में किसान हितैषी है और किसान के या ग्रामीण विकास में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक संदेश आया है, लिखा है कि गाय से क्या क्या फायदा उठाया जा सकता है, कृषि से जुड़ा भी हो सकता है, घर से जुड़ा भी, ये जानना चाहते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना। देखिए देखो, गाय से तो अनेक फायदे हैं जी।
गाय से सबसे पहले तो हमें दूध मिलता है, दूध से मक्खन मिलता है, घी मिलता है, यानी कि पंचगव्य जो है जिसका हमारे जो भी आयुर्वेद की अगर बात करें उसका काफी वर्णन है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए रक्षक है और स्वास्थ्य हमारा अच्छा रह सकता है। साथ साथ में जो घर में एक अच्छा वातावरण बनाने में उसका काफी बड़ी भूमिका हो सकती है। और तीसरी बात, इससे बहुत अच्छा खाद मिलता है। और चौथी बात ये है कि आप विदेशों में अगर जाके देखें तो लोग केवल गाय को पकड़ने के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि उनसे उनका बीपी ठीक होता है, उनसे कई सारे फायदे होते हैं। तो उसमें कहते हैं जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में उसमें काऊ हगिंग के पैसे लगते हैं, यानी कि अगर गाय की आपने कौली भर के खड़े हो गए तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही गाय हैं और उनसे बेहतर गाय हैं, तो ये गाय के तो बहुत सारे लाभ हैं। ये तो लाभ उठाने वाले पे डिपेंड करता है कितना लाभ उठा पाता है। डॉक्टर साहब शायद ये भी जानना चाहते हैं कि गाय के गोबर से क्या फायदा और हो सकता है? गाय के गोबर से जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास में बायोगैस प्लांट है तो उससे खाद भी बनेगा, साथ साथ में एक गैस मिलेगी और इस गैस के नाना उपयोग हैं। बिल्कुल उत्तम क्वालिटी का एक मिल जाएगा, खाद मिलेगा। और एक संदेश और आया डॉक्टर साहब, ये नरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, ये निम्नाबाद से, और ये कह रहे हैं कि 10 पशुओं के हिसाब से इन्होंने गोबर गैस प्लांट है वो लगवा रखा है और अब गैस का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा है इनके पास, वो भी पूरा हो रहा है लेकिन फिर भी गैस इनके पास बच जा रहा है। तो क्या ये उससे डीजल इंजन भी चला सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं हमारे देश में, बल्कि एक भरतपुर के मैं किसान का जिक्र करना चाहूंगा, उनका नाम गोपाल है। इनके घर में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है जी। और इनके घर के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो कुट्टी काटने की मशीन हो, चाहे वो जो चक्की चलाना हो, जितने भी काम है वो सारे बायोगैस से प्राप्त गैस से ही होते हैं। और इन्होंने अपने घर में जो एक देसी इंजन होता है, बिल्कुल जो गाँव में उपलब्ध इंजन है, हाँ, बिल्कुल उसी के सामने एक इन्होंने वो लगा रखा है अल्टरनेटर जी। और उससे वो बिजली बनाते हुए सारे काम कर रहे हैं। तो ये जो यमुनानगर में है इनका, क्योंकि इनके पास 10 पशु हैं के हिसाब से इन्होंने बनाया, तो इनका लगभग 6 घनमीटर का प्लांट होगा। तो इस प्लांट से लगभग 30 आदमियों का खाना रोज बन सकता है। लेकिन अगर आदमियों की संख्या 10 ही है तो 10 आदमियों का खाना बन जाएगा। 20 आदमियों की जो गैस बची उसका ये इंजन के माध्यम से उपयोग करके, और जैसे गोपाल जी कर रहे हैं, हाँ, उसी किस्म का ये भी लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, कुछ समय पहले भी हमारे इसी कार्यक्रम के दौरान इस विषय पर चर्चा हुई थी। तो डॉक्टर साहब, किसी की गैस अगर ज्यादा बची, जैसे उनका डीजल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई सरकारी फायदा भी लिया जा सकता है अगर गैस बहुत बची रही किसी के गैस प्लांट में? तो फायदे तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास 1000 क्विंटल से अधिक गोबर हर रोज उपलब्ध है तो हम कुछ ऐसे बायो सीएनजी प्लांट लगा सकते हैं कि हम इसकी गैस को सीएनजी में कन्वर्ट करके सिलेंडर में भर के जितनी भी गाड़ियां वो चल सकते। लेकिन उसके लिए वायबल होने के लिए आपके पास लगभग 1000 क्विंटल गोबर या वेस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद ये वायबल हो पाएगा, उससे पहले वायबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें गैस को प्यूरिफाई भी करना है, हमने आप गैस को सिलेंडर में भरना भी है, हमें सिलेंडर भी रखने हैं, और जो सरकार की बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, लाइसेंस वो भी पूरी करनी है। तो वो तभी लाभ मिलता है जब इतना बड़ा प्लांट, जैसे छोटे प्लांट में हो तो जाएगा लेकिन वो लाभदायक नहीं होगा, तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एक किसान और हैं, जानना चाह रहे हैं कि गैस प्लांट बनाने के लिए जो इन्हें लगवाना है या फिर कैसे चिनाई करनी है, तो उसके लिए अगर सब्सिडी वगैरह लेनी है तो कहाँ संपर्क करें और कैसे उस प्लांट को ये बनाएं? पहली बात तो जब सब्सिडी की बात आती है तो बायोगैस की जो सब्सिडी है वो MNRE के माध्यम से मिलती है जी। और ये MNRE से स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, स्टेट गवर्नमेंट से जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उनके माध्यम से किसानों को मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं। अगर ये हरियाणा या पंजाब के रहने वाले हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, नाम लिखा नहीं तो ये कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं अगर सब्सिडी के लिए। और अगर किसी और भी स्टेट से हैं तो ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय विभाग है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और वहां भी इनकी बात ना बने तो हर जिले में एक जिला विकास अधिकारी होता है, ये जिला विकास अधिकारी से भी संपर्क करके सब्सिडी के बारे में जान सकते हैं। और आजकल तो MNRE की वेबसाइट पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किन किन प्लांटों की कितनी सब्सिडी मिलेगी और कैसे मिलेगी, वहां से भी ये ले सकते हैं। तो सब्सिडी तो लेंगे वहां से, लेकिन अगर प्लांट बनाना है तो इनको एक ट्रेन मेसन होना बहुत जरूरी है इनके पास में, वही इस प्लांट को बना पाएगा। आम मिस्त्री इस प्लांट को नहीं बना सकता है, और प्लांट के बनाने में अगर कोई भी त्रुटि रह गई तो प्लांट फेल हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा खर्चा 0 हो सकता है। तो इसके लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बनवाना उसी से है जो पूर्ण रूप से स्किल सक्षम हो, अच्छा हो, इसने पहले बनाए भी हो, तो उसका लाभ उठा सकते। डॉक्टर साहब कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। खुर्द जिला मेरठ से बोल रहा है जी। पवन जी, पूछिए अपना प्रश्न। ये पूछना चाहते हैं, हमारे पास जो है 1 या 2 गायें रहती और जगह मकान में 200 मीटर के लगभग खाली, तो गोबर गैस यहाँ कितने एरिया में बन सकेगा? पवन जी, ऐसा है आपके पास, क्योंकि 1 या 2 ही गायें हैं तो आपके पास हर रोज जो गोबर की मात्रा है वो लगभग 30 किलो के करीब है, 30 या 35 किलो के आसपास है।
तो आप लगभग 1 से 2 घन मीटर का प्लांट लगा सकते हैं। और इस प्लांट के साथ में आप अपनी लैट्रिन को भी अगर लिंक कर देंगे तो गैस में कोई खराबी नहीं आएगी और खाद में भी खराबी नहीं आएगी, तो आपकी जो लागत भी कम होगी। और जहां तक जगह की बात बताई तो इसमें बहुत ज्यादा जगह नहीं लगती, और जो जगह लगती है उसको भी लेवल करके ऊंचा करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पे आप रसोई भी बना सकते हैं, उस पे आप कोई कमरा भी बना सकते हैं, उस पे आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो जगह की आप चिंता ना करें, जगह आपके पास पर्याप्त है, केवल आपके मन में बनाने का हो और आप एक अच्छे मिस्त्री से लेके इसको बनवा के इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। इससे आपको गैस भी मिलेगी और खाद भी मिलेगा और आपको पूरा लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, एक आइडिया लेना चाहते हैं, देवेंद्र कुमार है बिहार से, कि अगर मिनी प्लांट कोई बनाते हैं ये, तो लगभग उसमें कितना खर्चा आ सकता है? देखो, कोई भी अगर बायोगैस प्लांट बनाएंगे, चाहे 1 घन मीटर का ही बनाए आप, तो कम से कम 35 से 40 हजार रुपए से शुरू होगा। और उसके बाद में जितना बड़ा बनाएंगे उसी हिसाब से खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो आप खर्चा ये मान के चले कि 35 से 40 हजार तो आपके लगने ही लगने हैं। हाँ, आजकल कुछ प्लांट जो है सिंटेक्स टाइप भी बने हुए मिल रहे हैं, लेकिन उनको मैं बनाने के लिए किसानों को लेने के लिए रिक्वेस्ट वो नहीं कहूंगा, क्योंकि उसमें एक तो लागत ज्यादा आती है, दूसरा उनका जो रखरखाव उसमें भी दिक्कत आती है, और तीसरी बात यह है कि उसमें कोई खराबी आ जाती है तो वो रिपेयर नहीं हो पाते, फिर दोबारा नया ही बनाना पड़ता है। और इनके एक छोटे साइज में ही उपलब्ध है, बहुत बड़े साइज में उपलब्ध नहीं है। तो किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार बनवाते हैं तो ज्यादा लाभदायक रहेगा बेस्ट इस किस्म के बने बनाए खरीदने के। तो डॉक्टर साहब, जैसे बिल्कुल छोटे से छोटे प्लांट की हम बात करें, शुरुआत एक किसान को जहां से करनी है, तो उसमें कम से कम कितने जो पशु हैं हमारे पास होने चाहिए और कितनी लागत एक छोटे प्लांट में हमें आएगी लगाने में? 1 से अगर अधिक पशु आपके पास हैं जी, तो आप प्लांट बना सकते हैं। और छोटे प्लांट बनाने की जो लागत आएगी वो 35 से 40 हजार रुपए आएगी। और उसके बाद आपका जितने भी पशु हैं जी, उन्हीं के आधार पर आपको तय होगा कि आपको कितना बड़ा प्लांट बनाना है। 1 क्यूबिक मीटर प्लांट के लिए 25 किलो गोबर रोज चाहिए। 2 क्यूबिक मीटर का अगर प्लांट बनाना है तो 50 किलो गोबर रोज चाहिए। 3 का बनाना तो 75 किलो गोबर रोज चाहिए। और 4 का बनाना तो 100 किलो गोबर रोज चाहिए। इसी आधार पे जो भी हमारे पास उपलब्धता है, चाहे वो गोबर की हो चाहे वो दूसरा वेस्ट हो, उसकी भी हो सकती है। जितने भी स्लॉटर हाउस है उनमें भी बन सकता है, जो उनका वेस्ट है उसमें भी उनसे भी चल सकता है। इसी तरह जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उससे भी हो सकता है। तो इस किस्म के बहुत सारे लाभ हम कमा सकते हैं। तो वो हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन सा वेस्ट अवेलेबल है। लेकिन वेस्ट जो अवेलेबल हो उसमें केवल जो सड़ने गलने वाला है वही हम इस्तेमाल कर पाएंगे। मिट्टी, कंकड़, पत्थर और प्लास्टिक या रबड़ वगैरह वो इस प्लांट में नहीं जाने चाहिए। अगर जाएंगे तो वो आपके प्लांट को खराब कर देंगे। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने की, पहले से उसको सेग्रेट कर लिया जाए, पहले से उसको छांट लिया जाए पूरा, तब उसके बाद ही उस प्लांट में उसको डाला जाए। तो आज बहुत ही विनोद कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं कि किस तरह से कृषि और ग्रामीण विकास में गोबर गैस या बायोगैस कहें इसकी उपयोगिता देखी जा रही है। आप सबको फोन नंबर हम बता चुके हैं, व्हाट्सएप नंबर बता चुके हैं, एक बार फिर से दोहराएंगे, लेकिन क्यों ना एक छोटा सा ये संदेश है जो सुन लिया जाए। जी। श्री अन्न की खेती खुशियां है देती। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि दुनिया में श्री अन्न की मांग बढ़ने लगी है, जिसका सीधा लाभ श्री अन्न उत्पादक किसानों को मिल रहा है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। इसलिए अब इस सुपर फूड को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज देश के किसान श्री अन्न की खेती के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित हुए हैं, बल्कि उन्होंने सफलता की नई कहानियां रचनी भी शुरू कर दी हैं। कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के गोपालपुरा गांव के सिद्धगौड़ा एक ऐसे प्रगतिशील श्री अन्न किसान हैं, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज सिद्धगौड़ा गोपालपुरा गांव के तमाम किसानों के लिए एक आदर्श हैं। सिद्धगौड़ा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाकर वर्ष 2020-21 में अपनी आय दोगुनी की है। पहले आप श्री अन्न बिखेर कर खेती करते थे तो 14,000 रुपए प्रति एकड़ की कमाई करते थे, लेकिन क्यारी की तरह लाइन लाइन से रागी की फसल को उगाकर आपने 28,000 रुपए प्रति एकड़ का लाभ प्राप्त किया है। लाइन में रागी की बुआई करने के कारण सिद्धगौड़ा ने प्रति हेक्टेयर 9 क्विंटल रागी और अंतर फसल के तौर पर 4 क्विंटल दाल की फसल पैदा की। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव में की गई चर्चा के दौरान आपने रागी की लाइन बुआई और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में जाना।
लाइन में बुआई बेहतर अंकुरण सुनिश्चित करती है और इसमें बीज की आवश्यकता भी कम होती है। साथ ही इसमें खरपतवार का बेहतर प्रबंधन संभव है, जिससे उत्पादकता और कमाई में वृद्धि होती है। 6 एकड़ में हम रागी उगाते हैं। पहले बिखेर कर उगाते थे, लेकिन वो सही उपज नहीं दिया। बाद में हमने कृषि अधिकारी से मदद ली, गाय का गोबर डाला, इससे हमें अच्छी फसल मिली, जिससे बेच के हमें बहुत लाभ मिला। पहले 6 क्विंटल रागी मिलता था, अभी 15 से 20 क्विंटल रागी मिलता है। 10 क्विंटल दाल, ये सब भी हमने उगाया। सिद्धगोड़ा की तरह ही कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले के हेमदोर गांव के एक लाभार्थी किसान हैं एच.के. रघु। एच.के. रघु अपने खेतों में तो सावा की खेती करते ही हैं, साथ ही जमीनों को लीज पर लेकर रागी भी उगाते हैं। एच.के. रघु ने अपनी प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीनें भी लगाई हैं। रघु के यहाँ किसान अपने श्री अन्न की प्रोसेसिंग भी कराने आते हैं। रघु श्री अन्न की प्रोसेसिंग के बाद उन्हें पैक करते हैं, जिन्हें लोग उनसे खरीदने आते हैं। साथ ही वो पैक्ड श्री अन्न की मार्केटिंग शहरों में भी करते हैं। जो भी मैं ग्रो कर रहा हूँ उसे अपना ही मिल में तैयार करता हूँ और बेचता हूँ। अगर मैं सिर्फ रॉ मटेरियल बेचूंगा तो मेरा लाभ कम होगा। हम तैयार किया हुआ सावा को बेचेंगे तो लाभ ज्यादा है, 25% एक्स्ट्रा मिलता है लाभ। एच.के. रघु आसपास के किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए प्रेरित भी करते हैं। तुमकुर जिले के भूपसेंद्रा गांव के किसान कृष्णप्पा डी ज्वार और कोडो की खेती करते हैं। कृषि अधिकारियों से श्री अन्न की खेती के वैज्ञानिक तरीके सीखने के बाद कृष्णप्पा डी अपने बेटे के साथ ब्रॉडकास्टिंग की जगह स्पेसिंग तकनीक से कोडो की लोकल वैरायटी उगाते हैं। 1 एकड़ से 6 क्विंटल तक कोडो की खेती करके आप 60,000 रुपए कमाते हैं और अपने परिवार को बेहतर स्वास्थ्य और खुशियाँ देते हैं। मैं कृष्णप्पा का बेटा हूँ। पिछली बार 2 एकड़ में हमने कोडो ग्रो किया, 16 क्विंटल मिला। 8 क्विंटल हमने यूज किया और 8 सेल किया। 60,000 का प्रॉफिट हमें मिला। वो पैसा हमने खेती में डाला। इस साल फिर हमने कोडो किया है। कृषि अधिकारी से हमें अच्छी सलाह मिली, कौन सा गोबर डालना है करके उन्होंने बताया। कोडो के बीच में हमने तुअर दाल डाली, जिससे हमें और लाभ मिल गया, इसलिए हमने अंतर फसल के तौर पर तुअर दाल को डाला। श्री अन्न की खेती के पारंपरिक तरीकों की जगह वैज्ञानिक तरीके अपनाने से देश भर में किसानों के चेहरों पर खुशहाली आ रही है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और आज हम बात कर रहे हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास में गोबर गैस की किस तरह से उपयोगिता है, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है। पशु के माध्यम से जो उनका वेस्ट होता है उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है। डॉक्टर JPS डब्बा साहब हमारे साथ हैं और विनोद, जैसे कि हमने कहा था कि हम व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर जो है हमने श्रोताओं को बताएंगे, तो बिल्कुल जो व्हाट्सएप नंबर है वो है हमारा 98688753। जी हाँ बिल्कुल। और आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं 011, ये दिल्ली का स्टडी कोड, इसके साथ आप 23421608 इसे जरूर मिलाएं और सीधा कॉल कर सकते हैं आप जी। और आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, और आपसे अब ये जानना चाहेंगे, अभी कुछ समय पहले जब हमारी बात हो रही थी इसी विषय पर, तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था सलरी, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। और अगर कोई किसान मित्र है वो सलरी को स्टोर नहीं कर पाता है, किसान मित्र कहें या जो भी इस बायोगैस का गैस प्लांट का इस्तेमाल कर रहा है, तो किस तरह से स्टोर करे या क्या करे वो इसके उपयोग के लिए। बायोगैस प्लांट में से हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो मिलता है खाद जी, जो खाद होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको हम बोलते हैं बायोगैस सैलरी। इसमें आधा पानी होता है और आधे से ज्यादा उसमें काफी कम मात्रा में वो सॉलिड होता है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत होते हैं और ये रोज निकलता है। तो इसको जो निकलता है अगर इसको हम खुले में छोड़ देंगे तो काफी न्यूट्रिएंट जो हवा में उड़ जाएंगे या मिट्टी में पानी के साथ नीचे की तरफ चले जाएंगे, जो कि खेती के काम नहीं आ पाएंगे, हमारी फसलों के काम नहीं आ पाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए
उससे बचने के लिए आप इसका एक तो छाया भंडारण करेंगे, और अगर छाया नहीं है तो वहां पे कुछ पेड़ लगा के या कोई भी ऐसा पुरानी बोरी रख के या कोई भी, जिससे कि उसके ऊपर छाया रहे। जितना छाया में वो सूखेगा उतने न्यूट्रिएंट का लॉस कम होगा, न्यूट्रिएंट की उसके अंदर बने रहेंगे, यानी कि उसकी जो पौष्टिकता है वो ज्यादा अच्छी बनी रहेगी। और इसको हमेशा भंडारण करने के लिए हमारे किसान भाई 2 काम कर सकते हैं कि कुछ बेल वाली फसलें इसके चारों तरफ लगा लें, और बाद में उसमें कोई एक फ्रेम बना दे जिसपे बेल वाली फसलें भी चढ़ जाएं। वो बेल वाली फसलें यहाँ से खाना भी लेंगी, पानी भी लेंगी, और साथ साथ में किसान को सब्जी देंगी, और इस बायोगैस स्लरी के ऊपर एक छाया बनी रहेगी। तो किसान को सब्जी भी मिल गई, छाया भी बनी रही, और साथ साथ में जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका ह्रास कम से कम हुआ, तो उसका प्रयोग हो सकता है। दूसरी बात आती है कि इस खाद का उपयोग कैसे करना है। सबसे जो बढ़िया उपयोग है वो लिक्विड खाद का, यानी कि तरल खाद का। अगर पानी में डाल के हम देते हैं, खेत में सिंचाई जल के साथ देते हैं, तो उसका असर एकदम से मिलेगा। जैसे कई बार हमने देखा होगा कि कोई पशु बीमार हो जाते हैं और वो उठ नहीं पाते, तो कई बार जैसे मिल्क फ्यूर इसमें बोलते हैं, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो जैसे उसको हम कैल्शियम देते हो खड़ा हो जाता है, एकदम से ताकत आ जाती है। उसी तरह से जब फसल में ये खाद पानी के थ्रू जाता है तो फसल में जोश 1-2 दिन में ही फसल में उस खाद का असर दिखाई देने लगता है, और किसान के चेहरे पे एक रौनक आ जाती है। तो इस खाद को अगर पानी के साथ देते तो ज्यादा अच्छी बात है। दूसरा, पानी के साथ देने में क्या फायदा है कि खड़ी फसल के अंदर भी खाद को लगा पाते हैं। हमारे जितने भी देसी खाद हैं उनको लगाने के लिए खेत खाली होना चाहिए, बिखेरना चाहिए, उसके बाद उसको जुताई करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जैविक खेती के लिए या ऑर्गेनिक खेती के लिए इसका उपयोग बहुत ही जरूरी है। और इस खाद के प्रयोग से हमारी जमीन को 3 किस्म के फायदे होते हैं। पहला, उसके भौतिक गुणों में सुधार आता है, यानी कि जो उसके भौतिक गुण है, उसकी जल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या जल धारण क्षमता, वो बढ़ती है। इसके साथ साथ में उसके रासायनिक गुणों में सुधार आता है, यानी कि जो पोषक तत्वों की मात्रा वो बढ़ती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उसके जैविक गुणों में सुधार आता है, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, यानी कि जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ती है। उनकी संख्या बढ़ने से जमीन की उर्वरा शक्ति वो कई गुना बढ़ जाती है। तो उर्वरा शक्ति बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो इस खाद का उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं, उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम, मेरा नाम मनोज चौधरी है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा था। जी पूछिए अपना प्रश्न। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम गोबर गैस प्लांट लगाते हैं, मिनिमम इसमें कितना खर्चा आएगा? मनोज जी, ऐसा है, जो प्लांट लगता है उसका खर्चा निर्भर करता है हम किस साइज का प्लांट बनाते हैं, और प्लांट का साइज निर्भर करता है कि हमारे पास में कितना वेस्ट अवेलेबल है जो कि खाद के तौर पे बनेगा, जिससे गैस निकलेगा, खाद बनेगा, तो उस पर निर्भर करता है। छोटे से छोटा प्लांट ये मान सकते हैं आप 1 घन मीटर का किसान के हिसाब से देखें, और 1 घन मीटर के जो प्लांट है उससे जो गैस मिलेगी उससे 5 आदमियों के परिवार का खाना तीनों टाइम का बन जाएगा, और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे जो प्राप्त खाद है उससे भी आप लगभग 1 से 2 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती संभव है। उस खाद को अगर आप पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक लाभ है। और तीसरी बात ये आती है, क्योंकि आपके पास आप साइज डिसाइड कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपके पास कितने पशु हैं। अगर पशुओं में गाय है तो एक गाय लगभग हर रोज 15 किलो करीब गोबर देती है, और अगर भैंस है तो भैंस लगभग 20 किलो के करीब गोबर देती है। तो आप उसके आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कितने पशु हैं, उनसे कितना वेस्ट हर रोज जनरेट हो रहा है, और उसी आधार पे अगर आप प्लांट बनाते हैं तो उसकी उपयोगिता ज्यादा है। अगर प्लांट छोटा है और गोबर ज्यादा डाल रहे हैं तो खाद कच्ची निकलेगी, गैस कम मिलेगी, खाद में बदबू आएगी, खाद में खेत में लेके जाएंगे तो खेत को दिक्कत होगी, क्योंकि कच्ची खाद से इतने भी कीड़े मकोड़े हैं जो फसल में बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जो खाद पकी हुई होती है तो किसी किस्म की बीमारी और कीड़े की संभावना नहीं रहती है। तो पकी हुई खाद होना बहुत जरूरी है, और खाद तभी पकेगी जब आप सही किस्म के, सही डिजाइन के प्लांट में, सही आकार के प्लांट में सही मात्रा में उसको गोबर अगर हर रोज देंगे तो आपको अच्छी खाद मिलेगी, अच्छी गैस मिलेगी, तो आपको फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान किसी किस्म का नहीं हो सकता। बिल्कुल। और एक और संभावना बनी रहती है डॉक्टर साहब, कुछ जो किसान भाई हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई जब हम घर में लगाते हैं ये प्लांट, तो कहीं ना कहीं जो मच्छर हैं या मक्खियां हैं तो इनसे ज्यादा तो नहीं पनपेंगे घर में? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो ये कहूंगा मच्छर और मक्खी कम होंगे, क्योंकि मच्छर और मक्खी आते हैं कच्चे गोबर के ऊपर, जी उस पे आएंगे। लेकिन जो गोबर प्लांट के अंदर चला गया तो उसकी बदबू भी खत्म हो जाएगी, और जब बाहर निकलेगा तो उसमें किसी किस्म की गंध नहीं आएगी, बदबू नहीं होगी, और उसके ऊपर कोई मच्छर मक्खी नहीं बैठेगा, गंध रहित हो जाएगा। हाँ, गंध रहित हो जाएगा और मच्छर मक्खी नहीं बैठेगा। अगर मच्छर मक्खी बैठ रहे हैं तो आपका खाद सही तैयार नहीं है, कच्चा खाद है जी, इसको खेत में नहीं डालना चाहिए। तो ये भी एक पहचान, हाँ, ये पहचान तभी होगी तब उसमें कोई बदबू नहीं आ रही है और पूरी तरह से गल सड़ गया है। डॉक्टर साहब, बात ग्रामीण क्षेत्रों की होती है तो कृषि में महिलाएं जो है बहुत बढ़ चढ़कर हर
क्षेत्र में कृषि के जो भी जितने भी विस्तार रूप देखें सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। तो अगर बायोगैस की बात करें तो इससे महिलाओं को किस रूप में फायदा पहुंच रहा है? मैं तो ये कहूंगा अगर महिलाओं का सही फायदा होना है तो इसी तकनीक से होना है, बाकी से उनको फायदा उतना नहीं होता है। हमारी जो कृषक महिलाएं हैं 60 से 70% कृषि कार्य केवल महिलाएं द्वारा ही संपादित होते हैं, और अगर कृषि महिला इनको रखती है तो उनका समय भी बचता है, उनको आसानी भी रहती है, उनको कठिनाई भी कम होती है, उनको कोई रिस्क भी नहीं होता है, उनको आसानी से गैस भी उपलब्ध हो जाती है, साथ साथ में अपने खेत के लिए अच्छा खाद भी मिल जाता है। तो कृषक महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तकनीक है ये। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी विस्तार से दी है, कम समय में काफी कुछ समझा दिया है, तो इन सारी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ श्रोताओं जुड़े थे डॉक्टर JP.S. डब्बास साहब, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बात की कृषि एवं ग्रामीण विकास में गोबर गैस की उपयोगिता, बहुत कुछ जाना विनोद, क्यों? बिल्कुल। तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और इसका लाभ भी आप उठाएंगे। आज के लिए मुझे आरती को और मैं विनोद कुमार आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।